करवाने के आरोप लगाए। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में यशवंत सिन्हा की चुनावों में एंट्री के ऐलान ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। सियासी घमासान बिहार में जारी है। चुनावों को लेकर राजद पेट्रोल और डीजल पर रैलियां निकाल रहा है। नीतीश कुमार सुशासन बाबू बने बिहार के उत्थान की बातें कर रहे हैं। पीछे से बीजेपी वर्चुअल रैली के साथ धक्का दे रही है और कांग्रेस दोनों की जुगत में अपने मौके का फायदा कहीं देख रही है। लेकिन कांग्रेस के वर्चस्व का जो काल 1947 से 67 तक रहा वो शायद ही अब लौटे, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बिहार में क्षत्रपों ने जो अपनी पैठ जमाई है, क्षत्रपों की इसी पैठ को देखते हुए खुद वर्चुअल रैली में बीजेपी के दिग्गज और कद्दावर गृह मंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि क्यों करें विचार, ठीक है तो है नीतीश कुमार। तो निश्चित रूप से जब बीजेपी खुद क्षत्रपों के पीछे चल रही है तो कांग्रेस को भी क्षत्रपों के पीछे ही चलना होगा। और क्षत्रपों का कद इतना बड़ा बिहार की राजनीति में कि उनके अपने अपने मायने, उनके अपने अपने समीकरण हैं। और इन्हीं क्षत्रपों में अब एक और क्षत्रप ने कहीं अपनी ताल ठोक दी है और उस क्षत्रप का नाम है यशवंत सिन्हा। हजारीबाग से कई बार सांसद रहे हैं, उसी हजारीबाग से अब उनके पुत्र सांसद हैं और केंद्र की मोदी सरकार में राज्य मंत्री भी हैं, जयंत सिन्हा। लेकिन पिता यशवंत सिन्हा के तेवर और उनकी खांटी राजनीति को बिहार ही नहीं, एक समय में पूरा देश अच्छी तरीके से जानता रहा। और एक बुलंद व्यक्तित्व और साफगोई से अपनी बात कहने का दम यशवंत सिन्हा ने रखा और उन्हीं यशवंत सिन्हा ने अब ताल ठोक दी है। हालांकि ताल उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर और मोर्चा बनाकर लोकसभा चुनावों से पहले भी ठोकी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं अखिलेश कुमार, संवाददाता बिहार से। अखिलेश कुमार, यशवंत सिन्हा ने ताल ठोक दी है, कांग्रेस के वर्चस्व का काल लौटने वाला नहीं है और बीजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार ही ठीक हैं। तो अब कैसे देखते हैं सियासी पूरे घमासान को बिहार में? देखिए, जहां तक जसवंत सिन्हा का सवाल है, जसवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में वित्त मंत्री थे। उस समय उनकी बड़ी धमक हुआ करती थी बीजेपी में और उसके बाद आज की स्थिति है, इसमें जसवंत सिन्हा बीजेपी के भी एक धड़े को प्रभावित कर रहे हैं। साथ ही समाजवादी विचारधारा के लोग, सामाजिक निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता वाले लोग, सोशल जस्टिस वाले लोगों का ये एक बड़ा संगठन बनाएंगे जिसको कांग्रेस सपोर्ट करेगी और आरजेडी के साथ बाद में ये लोग सीटों का बंटवारा करेंगे। ऐसी बड़ी संभावनाएं बनती हैं यहाँ पे। एनडीए फोल्डर के जितने भी दल हैं, उन दलों को छोड़कर बाकी दलों का ये बन रहा तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार के लिए बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है। अखिलेश कुमार, जो तमाम जो अब परिस्थितियां जिस तरह देखते हैं, हालांकि यशवंत सिन्हा बड़े विरोधी और बागी तेवर के रहे हैं और समझौता उनके कहीं उसूलों में नहीं है, लेकिन कहीं अब ये जो चुनाव है और ये जो उनकी राजनीति का एक अवसान है, उसको अगर देखें तो कहीं ऐसे नहीं दिखाई देता कि ये सप्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट हो सकता है एनडीए के फोल्डर में? देखिए, बिहार की राजनीति में बेदाग छवि के लोगों में जसवंत सिन्हा का नाम सबसे ऊपर है। जसवंत सिन्हा के अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी घोटाले या अनियमितता की स्थिति उनके साथ बनी नहीं। प्रशासनिक पदाधिकारी रहे हैं, एक IAS अफसर रहे हैं, प्रशासन की उनकी अच्छी क्षमता है और उनकी बेदाग छवि बाकी लोगों को इस बैनर के नीचे आने में बहुत ही सुविधा से ये लोग आ पाएंगे और जसवंत सिन्हा पर भरोसा करते हैं बाकी लोग। इसलिए नीतीश कुमार या एनडीए फोल्डर के लिए बड़े चैलेंज हो सकते हैं। अखिलेश कुमार जैसे नूतन बिहार लेके आए थे नीतीश कुमार, 3-4 बार मुख्यमंत्री बन गए,
छोटे कार्यकाल से लेकर बड़े कार्यकाल तक, लेकिन यशवंत सिन्हा ने जो ताल ठोकी है उसका जमीनी अस्तित्व क्या है इस समय? देखिए, जमीनी अस्तित्व जसवंत सिन्हा का नहीं है। जमीनी अस्तित्व उन नेताओं का है, उन मंत्रियों का है। आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री इस तीसरे मोर्चे में शामिल हो रहे हैं। नागमणि है, उनका एक अलग वर्चस्व है। वो शहीद जगदेव प्रसाद के लड़के हैं और आरक्षण मूवमेंट में जगदेव प्रसाद का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इधर देवेंद्र प्रसाद यादव है जो मिथिलांचल में और कोसी में यादव वोटों में, खासकर यादव और अल्पसंख्यक वोटों में उनकी अच्छी पकड़ है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, 5 बार यहाँ से सांसद भी रहे हैं। या रेणु कुशवाहा है, नरेंद्र सिंह है, राजपूत वोटों में उनकी अच्छी पकड़ है। तो जमीनी पकड़ वाले जो नेता हैं वो जसवंत सिन्हा के नेतृत्व में भरोसा करते हैं। इसलिए स्थितियां जो है वो एनडीए के प्रतिकूल हो सकती हैं। बिल्कुल प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन अखिलेश जहां एक सवाल और जानना चाहेंगे, जो एमएलसी का चुनाव है वो भी कहीं एक सेमीफाइनल है विधानसभा चुनावों का, तो इस सेमीफाइनल में जो जिसकी बढ़त होगी उसको किस तरह देखा जाएगा? देखिए, ये कोई सेमीफाइनल नहीं है। एमएलसी का चुनाव सेमीफाइनल कैसे हो सकता है? 71 विधायक नीतीश कुमार के हैं, 81 विधायक लालू प्रसाद यादव के हैं, 51 बीजेपी के हैं, रामविलास पासवान के लोग हैं। तो एनडीए फोल्डर के पास स्ट्रेंथ ज्यादा है। संख्या बल के आधार पर एमएलसी में ज्यादा उनके कैंडिडेट होंगे, इसमें कोई आश्चर्य की बात तो है नहीं। इसको सेमीफाइनल मान लेना विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये जल्दबाजी हो जाएगी। तो अब किस तरह सियासी घमासान में, जिस तरह अलग अलग धड़े से तमाम लोग जोड़े हैं यशवंत सिन्हा ने और टक्कर देने के पूरे मूड में है, टक्कर लोकसभा चुनाव में भी देने के मूड में थे, लेकिन उस समय टक्कर थोड़ी सी पीछे रह गई। लेकिन अब जो टक्कर है वो स्थानीय चुनावों की टक्कर है, तो कहीं यशवंत सिन्हा भी अपना एक कहीं उनका एक स्थान है कि कितनी सीटों पर उनका वर्चस्व रह सकता है, या कहाँ किस इलाके में रह सकता है? दर्जन भर केंद्रीय मंत्री और पूर्व राज्य मंत्रियों का अपना अपना क्षेत्र है। अपने अपने क्षेत्र में उनका वर्चस्व है। उन क्षेत्रों को तो वो प्रभावित करेंगे ही। और विधानसभा चुनाव में अगर 25 से 30 सीट भी जिस दल को या जिस मोर्चे को आ गया, सरकार बनाने और बिगाड़ने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जैसा उदाहरण आपने महाराष्ट्र में देखा होगा या और कई स्टेट्स में इस तरह के उदाहरण हैं। ऐसी परिस्थिति में जसवंत सिन्हा की बेदाग छवि और इन लोगों की जमीनी पकड़ नीतीश के लिए बड़ा चुनौती बनकर साबित होंगी। ये तो दोनों ही दलों के लिए खतरे का संकेत है, इस तरह ताल ठोकना यशवंत सिन्हा का। यशवंत सिन्हा अकेले नहीं है, कांग्रेस की लॉबी शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा वो नेता हैं, जब बीजेपी को सभी पार्टी अछूत माना करती थी उस समय शत्रुघ्न सिन्हा ने भीड़ जुटाने का काम किया था बीजेपी के लिए। आज शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस के सहारे बीजेपी और एनडीए को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा पीछे लोकसभा चुनाव शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। कांग्रेस के साथ लॉबी शत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं और जसवंत सिन्हा जमीनी नेताओं के साथ मिलकर ये तीसरा मोर्चा बना रहे हैं। तो फिर ये नीतीश कुमार के लिए बहुत टेंशन वाली बात है। लेकिन उधर एलजेपी से रामविलास पासवान भी सीटें ज्यादा मांग रहे हैं इस बार। देखिए, रामविलास पासवान ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रामविलास पासवान अभी 4.5 साल, अभी तो 6 महीने चुनाव के हुए हैं, 4.5 साल मंत्री पद छोड़कर अलग नहीं रह सकते। वो एक ऐसे शख्स हैं जो हर मंत्रिमंडल में मंत्री पद पर होते हैं और अपने बेटे के लिए अभी वो इतना बड़ा त्याग करना नहीं चाहते, इसलिए वो तो एनडीए फोल्डर में ही रहेंगे। दबाव की राजनीति कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मोल भाव कर सकें सीटों के लिए। उन्होंने ऐसा कहा है कि 43 सीटों पर पिछली बार चुनाव लड़े थे, तो कम से कम 43 सीटें उनको दी जाएं इस बार। ये सारी बातें चलेगी, अभी चुनावी माहौल है, समीकरण बनते बिगड़ते रहेंगे, लेकिन वो एनडीए फोल्डर में ही रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल अखिलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो एक कहीं सियासी घमासान है बिहार में, वो लगातार तेज होता जा रहा है। और अब जिस तरह यशवंत सिन्हा ने ताल ठोकी है, तो ये दोनों ही दलों के लिए, एनडीए का जो धड़ा है उसके लिए भी, नीतीश कुमार के लिए भी और लालू यादव के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है। बीजेपी के बागी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने एक बार फिर से राजनीति में एंट्री ले ली है। उन्होंने बिहार में बदलो बिहार बेहतर बिहार नाम से मोर्चे की शुरुआत की है। वहीं इस मौके पर उन्होंने राज्य की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और उन पर बिहार का विकास न करवाने के आरोप लगाए। दरअसल बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे समय में यशवंत सिन्हा की
चुनावों में एंट्री के ऐलान ने बिहार की राजनीति को गर्म कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने बिहार की राजनीति में एक बार फिर से दस्तक दी है। यशवंत सिन्हा ने शनिवार को पटना में बदलो बिहार, बेहतर बिहार बनाओ नाम के अभियान की शुरुआत की है। इस मौके पर सिन्हा ने साफ किया कि आगामी चुनाव में उनके साथ आए लोग चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वो जरूर लड़ेंगे, लेकिन वे खुद चुनाव मैदान में उतरेंगे या नहीं, इसका फैसला मौका आने पर लेंगे। यशवंत सिन्हा के कार्यक्रम में कई पूर्व सांसद जैसे देवेंद्र यादव, अरुण कुमार और नरेंद्र सिंह उपस्थित थे। उन्होंने साफ किया कि उनके साथ आने के लिए कोई भी स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई शर्त के साथ आएगा तो उस पर विचार करना पड़ेगा। एक प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये होगा कि आने वाले चुनाव में हमारी क्या भूमिका होगी। मैंने देखा कि न केवल कल बल्कि इसके पहले भी, हालांकि मैंने मीडिया से कोई बात आज तक नहीं की, आज पहली बार मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं अटकलें निकलती रहीं और ये कहा गया कि एक तीसरा फ्रंट हम लोग मिलकर बना रहे हैं, थर्ड फ्रंट। हम लोग जरूर बिहार में एक शक्ति पैदा करना चाहते हैं। राजनीति में हम सब मिलकर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे और भविष्य ही तय करेगा कि हम तीसरे हैं कि दूसरे हैं कि पहले हैं। और जहां तक चुनाव का सवाल है तो हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हमको चुनाव से परहेज है। हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे, क्योंकि बिहार को बदलने में और बेहतर बिहार बनाने में यहाँ की सरकार की बड़ी भूमिका है। वहीं अपने फैसले के बारे में यशवंत सिन्हा ने कहा कि अपने जीवन में कई बार बड़े फैसले लिए, कुछ फैसले तैयारी के साथ लिए गए हैं तो कुछ अंधेरे में कूदने की तरह रहे हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार ने कोई काम नहीं किया, जिसका प्रमाण है मानव सूचकांक। उन्होंने कहा कि इस सूचकांक में बिहार पिछले कई सालों से निचले पायदान पर ही है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि अब चलती चलती की बेला है, यानी बिहार चुनाव में अभी बहुत खेल होना बाकी है। मानते हैं कि जब तक वर्तमान सरकार है तब तक बिहार को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है, और जो बदहाली है बिहार की, उसके लिए सीधे तौर पर वर्तमान सरकार जिम्मेदार है। और इसलिए इस सरकार को हटाना बेहतर बिहार बनाने के क्रम में पहला कदम होगा। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के बीच में वही संदेश लेके जाएंगे जो आज आपके सामने मैं रख रहा हूं। हम लोग भविष्य का एजेंडा बनाने के क्रम में आज के दिन है कि बिहार को बेहतर कैसे बनाएंगे, वो एक खाका आपके सामने रखेंगे समय आने पर जब वो तैयार हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में हम सबका क्या प्रोग्राम होगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। वहीं इसके साथ ही यशवंत सिन्हा ने कहा कि वर्चुअल रैली या डिजिटल कैंपेन बिहार जैसे गरीब राज्यों में सब दलों के लिए संभव नहीं है। इसका फायदा कुछ दलों को होगा क्योंकि ये यथार्थ से परे है।
उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल माध्यम से चुनाव प्रचार कराने का आदेश दिया जाएगा तो वो इसका विरोध करेंगे। उन्होंने बिहार में चुनाव कराने पर पूछे जाने पर कहा कि चुनाव आयोग को विचार करना चाहिए कि ये समय उपयुक्त है या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि चुनाव को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। गौरतलब है कि राजनीति में हाशिए पर जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता यशवंत सिन्हा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं और वो बिहार में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसे दलों को मिलाकर तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं जो एनडीए और महागठबंधन को टक्कर दे सके। न्यूज डेस्क स्पेशल रिपोर्ट ANB न्यूज। आइए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोविड-19 अस्पताल का दौरा कर रहे हैं। छतरपुर के राधा स्वामी अस्पताल में गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्पताल का निरीक्षण कर रहे हैं। कोविड-19 के लिए अस्पताल बनाए गए हैं। दिल्ली में एक्शन प्लान के तहत केंद्र और राज्य सरकार ने साझा रणनीति के तहत इन अस्पतालों का निर्माण किया है, व्यवस्था की है ताकि मरीजों के बढ़ने पर या किसी तरह की अव्यवस्था होने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह मरीजों के लिए बने बेड का निरीक्षण कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, प्रशासनिक अमला उनके साथ है। तमाम चीज़ों को बड़े गौर से निरीक्षण किया जा रहा है, जानकारी ले रहे हैं, कानून व्यवस्था की जानकारी ले रहे हैं। तमाम सियासी घमासान के बीच बिहार का चुनाव धीरे धीरे अपने परवान पर चढ़ रहा है और इस परवान में एक नया सियासी ऐलान जो आज हुआ है, यशवंत सिन्हा ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। उससे अब बिहार की जो सियासी अखाड़ा है उसमें और घमासान तेज हो गया है। अपना कद है, वर्चस्व रहा है और यशवंत सिन्हा के साथ तमाम वो लोग जो कहीं जमीन पर एनडीए को और राजद को टक्कर दे सकते हैं और इस टक्कर से बिहार के चुनावों की शक्ल बदल सकती है। हालांकि अपनी वर्चुअल रैली में अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में नीतीश कुमार ही गठबंधन का चेहरा रहेंगे, एनडीए का। अब ऐसे में दूसरी तरफ लालू यादव, उनके पुत्र और तीसरी तरफ यशवंत सिन्हा और उनके साथ बिहार के वो तमाम बागी जो कहीं अपने कद को लेकर अखाड़े में उतरने के लिए पूरी तरह से चाक चौबंद हैं, तैयार हैं। दोनों ही दलों के लिए, दोनों ही छत्रपों के लिए एक नई मुसीबत यशवंत सिन्हा आखिर कौन कौन से पैंतरे पर कहां कहां पटकनी देंगे, कौन कौन से दाव चलेंगे। पुराने योद्धा राजनीति के बेदाग छवि इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं चंद्र प्रकाश सिंह, कांग्रेस के नेता हैं बिहार से। चंद्र प्रकाश सिंह, आपका ANB न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। चंद्र प्रकाश सिंह, जो आपका वर्चस्व काल था वो तो नहीं लौट सकता, लेकिन अब जो पैर जमाने हैं वो कांग्रेस कैसे जमाएगी बिहार में? नहीं, बिहार में कांग्रेस पैर जमाएगी मतलब अभी तो गठबंधन की राजनीति चल रही है और आपने देखा है कि पिछला असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस का परफॉर्मेंस गठबंधन में सीट का जो भी बंटवारा हुआ उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का। और अब 15 वर्ष से नीतीश कुमार जी सर कितना अच्छा रहा है, 26 सीटें ही तो जीते सर। हेलो, 26 सीटें जीते थे सर। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, चंद्र प्रकाश जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी आपको? हाँ नहीं, अभी आपकी आवाज आ रही है, हाँ, आ रही है अभी। बताएं, जवाब दें। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि अभी 15 वर्ष से नीतीश कुमार जी हैं इस राज्य में, तो लोग अब उनसे पूछना शुरू नहीं कर दिया है, बल्कि लोगों ने अब मन बना लिया है कि ये 15 वर्ष के शासन काल में पीक है, ये जो कर सकते थे कर दिए, अब ये डाउनवर्ड में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं नीतीश कुमार जी। इस बार मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये नीतीश जी की सरकार नहीं आएगी, वापस नहीं लौट सकती है। वो बीजेपी से भी गठबंधन करके चाहते हैं कि इस बार करें, लेकिन ये महागठबंधन इस बार आरजेडी, कांग्रेस और अन्य जो एलाइज दल हैं, इनका गठबंधन ही इस बार सरकार बनाएगी बिहार में। और सर कांग्रेस की सिचुएशन क्या रहेगी? कांग्रेस का सिचुएशन बहुत ही बेहतरीन होगा। अभी तो देखिए, ठीक है, कांग्रेस को अभी मान लो पहले से हम लोगों की बात नहीं थी कि हम अकेले लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस के लोगों में, कार्यकर्ताओं में या आम लोगों में ये एक डिमांड है कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े तो उसको बेहतर जनता उसको सपोर्ट करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको लगता है कांग्रेस हाईकमान का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, वही मानना है गठबंधन के लिए। चंद्र प्रकाश सिंह, आपको लगता है कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है बिहार में? अरे देखिए, यही तो बड़ा दुविधा लोग उत्पन्न करते हैं। आपको लगता है कि वही, आपको लगता है वही स्वर्णिम काल है 1947 से 67 तक का? नहीं, स्वर्णिम काल मोदी जी का है, जो देश को नहीं, वो तो खुद भाजपा तो देश को खत्म कर दिया। नहीं, भाजपा तो खुद नीतीश कुमार के पीछे है। किसी का स्वर्णिम काल नहीं रहता है कंटिन्यूअस इतने वर्षों तक लगातार। मेरा सवाल, समीक्षा होनी चाहिए। चंद्र प्रकाश जी, चंद्र प्रकाश सिंह, जनता का जो चंद्र प्रकाश सिंह, मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। हाँ बोलिए ना। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, आप भी राष्ट्रीय पार्टी हैं और बीजेपी भी राष्ट्रीय पार्टी है, और दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां वहां पर छत्रपों के पीछे खड़ी हैं उंगलियां पकड़ के उनकी। तो आपको लगता है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती है तो उन छत्रपों के सामने टिक पाएगी? देखिए ना, छत्रप तो आप अगर कहेंगे छत्रप का जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे बिहार में अभी भी नेता हैं जिनको अगर बिल्कुल मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा। बिल्कुल चंद्र प्रकाश सिंह, मैं आपसे चर्चा जारी रखूंगा। निखिल आनंद, बीजेपी के प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत एएनबी न्यूज पर। जी हाँ, चंद्र प्रकाश सिंह जी, अपनी बात जारी रखिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ छत्रप जिनको आप कह रहे हैं, इसके पहले भी बहुत सारे छत्रप थे ना, तो छत्रप कितने दिन छत्रप रहेंगे? उनका कार्यशैली से जनता उनको मान चुकी है कि अब वो हीरो नहीं रह गए, उनको जीरो बना करके अब वापस भेजना पड़ेगा। अब नए हीरो की तलाश है। इसलिए हम जरूर कहेंगे, ये तो परिणाम बताएगा ना, लेकिन अब किस आधार पर वोट मांग रहे हैं लोग? बाढ़ आएगा तो बाढ़ आना ही है, चंद्र प्रकाश सिंह तो सुखाड़ आना ही है। चंद्र प्रकाश सिंह, इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है, तमाम लोगों को ऐसा लगता है कि जो महागठबंधन में दरार आती है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप एकला चालो रे के सिद्धांत पे चल देते हैं। आप कह रहे हैं बिहार में अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। एकला चलो नहीं है। हाँ। कोई एकला चलो नहीं है। देश की जनता का डिमांड है, राज्य की जनता का डिमांड है, गठबंधन होके रहेगा। ये 80 रुपये पेट्रोल नहीं बिकेगा, और 80 रुपये पेट्रोल बेचने वाली सरकार देश में नहीं चलेगी। चलिए निखिल आनंद, क्यों करें विचार, ठीक है तो है बिहार में नीतीश कुमार ये वर्चुअल रैली में बिल्कुल घोषणा कर दिया, लेकिन जो ताल ठोकी है यशवंत सिन्हा ने, आप ही के खेमे के खांटी पुराने नेता हैं,
क्या क्या प्रतिक्रिया है आपकी, जानना चाहते हैं? देखिए, एक बल्ब जितनी रोशनी करती है उसके मुकाबले में 1000 फ्यूज बल्ब को जला दीजिए तो क्या वो ज्यादा रोशनी करेगी? इसीलिए मैं कहता हूं कि ये सारे जो यशवंत सिन्हा जी के साथ जो भी लोग खड़े हो रहे हैं, ये लोग कहीं नहीं हैं। इनको एक वजूद चाहिए। ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अभी शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये प्रयास इस तरह के जब भी चुनाव आते हैं तो कई लोग एक दूसरे के साथ आते हैं, अलग होते हैं। इस तरह की कवायदें छोटी मोटी पार्टियों की या अन्य पार्टियों की होती है। मैं इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करता हूँ। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी को अपनी बातें कहने का अधिकार है और ये कॉलिजन पॉलिटिक्स का एरा है, जिसको जैसी जहां पर सुटेबिलिटी है उसके तहत अलायंस होती है। अब यशवंत सिन्हा जी सीधे तौर पर झारखंड की राजनीति से आउट है। अब बिहार में वो अपनी कवायद करना चाह रहे हैं। अब इसमें उनके साथ कौन लोग हैं आप देख रहे होंगे। वो लोग अभी पिछले 4-5 सालों के पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कहाँ थे, ये भी आपको दिख रहा होगा। तो ये सब कोई बहुत गंभीरता से इसको भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नहीं लेती है और इस पर बहुत टिप्पणी की भी गुंजाइश नहीं बनती है। ये कहा फ्यूज बल्ब हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन उन्हीं के पुत्र आपकी पार्टी से केंद्रीय मंत्री हैं। देखिए, सीधी बात है कि ये तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का सवाल है और जो पॉलिटिकल कमिटमेंट किसका कहां पर है। यशवंत सिन्हा जी हाल के दिनों में जो भी उनकी राजनीति चलती रही है वो कांग्रेस के साथ गलबजियां करके चलती रही। अब यशवंत सिन्हा जी की जो कवायद है वो कांग्रेस के तरफ से कांग्रेस के बिहेस्ट पे प्रॉक्सी पॉलिटिक्स करना चाह रहे हैं या फिर महागठबंधन में जो कंफ्यूजन है, लोग अलग अलग खेमों में है, उनके भीतर नेतृत्व को लेकर के सवाल है, तो इसमें कोई नया फर्क पैदा करने की कोशिश है क्या है? इन चीजों को महागठबंधन के लोग बेहतर समझ सकते हैं, कांग्रेस बेहतर समझ सकती है या अन्य लोग। हमारे जहां तक एनडीए का सवाल है हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, हमने चेहरा तय कर दिया है। लेकिन निखिल आनंद अगर गलबैया कर रहे हैं उनके संग और कल फ्लैक्चुरेट वोट कहीं जाके यशवंत सिन्हा के गोद में पड़ जाता है, कोई 2-5% वोट, और उन्हीं 2-5% वोटों से 20-25 विधायक निकल जाते हैं और आपको सरकार में जरूरत पड़ती है, तो आप उनसे गलबैया नहीं करेंगे? देखिए, ज्यादा जोर से सवाल पूछने से वो बातें जस्टिफाई नहीं होती है। बिहार में जो पॉलिटिक्स चल रही है पिछले 15 सालों में जो भी पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स हमने दी है उसको लेकर के जनता बिल्कुल आश्वस्त है। कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहीं स्पेस हो तब तो किसी के लिए सवाल बनता है। यहाँ तो जो भी लोग हैं ये अपोजिशन का सवाल है। ये महागठबंधन के लोग तय करें कि आपको लगता है निखिल आनंद आपके पास क्लियर मैंडेट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की? नहीं, बिल्कुल क्लियर मैंडेट है। बिल्कुल। चंद्रप्रकाश सिंह, कंफ्यूजन नहीं है, हम कॉन्फिडेंट है। बिल्कुल, ये कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको, लेकिन और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनादेश ही सबसे बड़ा सम्मान होता है। निखिलानंद, चंद्रप्रकाश सिंह, एनडीए को पता है कि उनके पास क्लियर मैंडेट है, लेकिन महागठबंधन में आप अलग अलग बात करते हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो कांग्रेस बहुमत साबित कर सकती है, फिर महागठबंधन बनेगा कैसे? और महागठबंधन में अरे भैया जरा मेरा बात सुन ली, मेरा बात 2 बात सुन ली। हाँ, सुनिए। पहली बात तो ये है कि ये कॉन्फिडेंट है और ये 15 साल की बात करते हैं, तो 10 साल के अंदर ही तो नीतीश कुमार जी का कॉन्फिडेंस हिल गया था। तभी तो ये बीजेपी के गठबंधन को छोड़ करके ये नया गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ नीतीश कुमार जी ने बनाया था। पहली बात ये है। तो इसलिए कॉन्फिडेंस है इनको अपने ऊपर नहीं, इनको कॉन्फिडेंस है नीतीश कुमार के ऊपर कि नीतीश कुमार आ गए तो हमारी बहुमत आ जाएगी। अब आप बात ये देखिए, गठबंधन महागठबंधन का सवाल है, ये बराबर नेतृत्व की बात करके बात को उलझाते हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जरा ये बताएं कि नीतीश कुमार और जब कांग्रेस आरजेडी का गठबंधन इधर था तो इनका जो यूपीए का गठबंधन, इनका जो एनडीए का गठबंधन था, तो बिहार में उस समय कौन नेता थे, किस नेता के
नेतृत्व में, ये मोदी जी के नेतृत्व में भी राज्य का चुनाव लड़ते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में ही पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, और दूसरे के गठबंधन में नेतृत्व को खोजते चलते हैं कि इनका नेतृत्व है कि नहीं। अरे प्री अलायंस भी होगा, पोस्ट अलायंस भी होता है। आपने इनसे सवाल पूछा ना कि अगर उनका 20-25 जीत के आ जाएगा तो उनसे गलबैया करेंगे कि नहीं। ये गलबैया ही नहीं करेंगे, ये तो दूसरे का विधायक को और दूसरे के मेजोरिटी को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। तो ये कॉन्फिडेंट क्यों नहीं रहेंगे? ये जानते हैं कि बहुमत आएगा तो, अब बहुमत नहीं आएगा तो दूसरे को तोड़ने का काम करेंगे। महीना 2 महीना 4 महीना यही काम करते हैं, यही अवसर खोजते हैं। ये तो लॉकडाउन कोरोना में अवसर खोज रहे हैं कि हमारी राजनीति इसमें कैसे चलेगी। तो इनका बात हमारे गले नहीं उतरता है। मैं इतना ही कहूंगा कि बिहार में महागठबंधन खूंटा ठोक के चुनाव लड़ेगी, और इस बार नीतीश कुमार का नेतृत्व जनता को समझ में आ गया है कि वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ जाते हैं। चंद्रप्रकाश इसलिए ये इस बार नहीं चलने वाला। सिंह, निखिल आनंद का फोन बीच में कट गया है जवाब देने से पहले, वरना आपको जवाब भी उनका सुनवाते। क्या जवाब उनका है? तो कट ही जाएगा ना। हाँ। कट ही जाएगा। अब आपसे पूछना चाहता हूँ एक बात, यशवंत सिन्हा आप गलवैया करें ना करें का आपका चेहरा, यह जो शत्रुघ्न सिन्हा है और यशवंत सिन्हा की जो एक दोनों का बागी तेवर है, वो कहीं जाके आपस में मिल जाता है। नदी के 2 पार्ट, जो 2 नदियां आपस में मिलती हैं, ऐसे मिल जाता है। तो इस बागी तेवर से अगर वो आपके साथ भी आते हैं, आपके गठबंधन में सम्मिलित होते हैं, तो ये परेशानी जितनी बीजेपी और एनडीए और नीतीश कुमार के लिए उतनी परेशानी आपके लिए भी है। आप भी इनको नहीं झेल पाओगे। अरे नहीं, हम बता रहे हैं ना कि अभी तो ऐसी कोई ना चर्चा है इनको गठबंधन में लाने का, या गठबंधन में ये आएंगे। अभी तो महागठबंधन के जो पहले से पार्टनर हैं उनसे ही अभी आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात चल रही है ना। अभी तो उसी को आगे बढ़ाने की बात चल रही है। अब नए चुनाव आते आते कौन दल आएंगे? अभी तो लेफ्ट के लोग भी हैं, उनका भी एक गठबंधन तैयार हो रहा है, वो भी बनेगा। तो ये सब संभावनाएं अभी आ रही हैं, होता रहेगा। लेकिन गठबंधन, महागठबंधन का जहां सवाल है, वो पहले से जो दल, उसमें आरजेडी और कांग्रेस, हम और आरएलएसपी और जो लोग भी हैं, वो अभी वही हैं। अभी उसमें कोई ऐसे लोग अभी जो अभी तो उनका आज हो ही रहा है ना। अब तो क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा। चंद्रप्रकाश सिंह, आपसे एक गंभीर सवाल ये भी जानना चाहते हैं, जो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा है और प्रवासी मजदूरों को जिस तरह परेशानी हुई। यशवंत सिन्हा ने आज एक बहुत मर्मस्पर्शी बात कही। वो बात राजनीति के तमाम लोगों को कचोटनी चाहिए कि पहली बार 72 साल में ऐसा लगा कि बिहारी होने पर शर्म आती है। लॉकडाउन के दौरान जब बिहार का मजदूर पैदल पैदल अपने घर लौटा और उसको कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, तो आज बिहार की तरक्की उतनी नहीं हो पाई है कि उसको आज बिहार से आज भी 72 साल बाद रोजगार करने दूसरे प्रदेश में जाना पड़ रहा है। बिहार में रोजगार के अवसर नहीं है। तो ये बिहार बदलो, बिहार बेहतर बिहार, और नीतीश कुमार नूतन बिहार लेके आए थे, लेकिन बिहार तो बदला नहीं। सियासी पार्टियों के कद बदल गए। 20 साल आपने राज किया, 20 साल लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन के साथ राज किया, फिर नीतीश कुमार चले आ रहे हैं, लेकिन बिहार तो वहीं के वहीं है। उसका आदमी तो पैदल जाता है बेचारा, चना खाता है, लिट्टी चोखा खाता है, लौट के नंगे पैर अपने घर को आता है, कहीं भूखों रास्ते में मर जाता है। तो ये भी तो मर्मस्पर्शी बात है। इस बिहार में एक रोजगार का अवसर जो पैदा होना चाहिए था, वो तो पैदा ही नहीं हो पाया, और अब कैसे पैदा होगा इसके ऊपर भी तो बात होनी चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम जसवंत सिन्हा जी जो बोल रहे हैं अच्छी बात है। देखिए, कोई अच्छी बात बोले तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अब एक प्रवासी मजदूरों के दर्द को वो बांट रहे हैं, तो हम लोग ऐसे हर लोगों का स्वागत करते हैं जो मजदूरों का, गरीबों का दर्द बांटता है। अब कौन कितना करेगा वो बाद में पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार जी टोटल इसमें फेल्यूर रहे हैं प्रवासी मजदूरों के मामले में। देखिए, 2 बात इस पर आपको हम क्लियर कर देते हैं। पहली बात तो कि प्रवासी मजदूरों के बारे में नीतीश कुमार जी प्रारंभ से ही कहते आ रहे हैं कि बिहार के लोग रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाएंगे, पैसा कमाने जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी 15 वर्ष से यही बात बोल रहे हैं, और बिहार के लोग रोटी कमाने के लिए ही बाहर जा रहे हैं, पैसा कमाने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये प्रवासी मजदूर जब लौटने लगे लॉकडाउन में, तो इस बार सारा जो पर्दा ऊपर से लगा था ना, वो सब परत एक दर परत खुल गया, और पता चल गया कि बिहार के प्रवासी मजदूरों की स्थिति कितनी बदतर है।
अब रह गया देखिए प्रवासी देखिए मजदूर अगर चंद्रप्रकाश पहले सिंह, लौट जाते चंद्रप्रकाश सिंह बीच में आपकी बात से एक बात जोड़ना चाहूंगा। तमाम सियासी, आप ये कहेंगे ना एनडीए का कहीं पर्दा गिर गया है, तमाम सियासी पटकथाओं पर उन मजदूरों को खून के छींटे हैं जिनका जवाब सदियों तक देना पड़ेगा उनको। अब बताएं आप। अरे भैया मैं तो अभी पीछे किसने क्या किया, मैं तो भी वर्तमान सरकार की बात कर रहा हूँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ही प्रवासी मजदूरों के तारनहार हैं या हमने ही प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ कर दिया, लेकिन जब बात वर्तमान में हो रही है, 15 वर्ष से जो मुख्यमंत्री बने हैं और जो लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को आने से एकदम पूरा वो ढाल लेके, तीर कमान लेके खड़े हो गए कि कोई प्रवासी मजदूर हिलेगा नहीं, राज्य में घुसेगा नहीं, राज्य में आएगा नहीं। सबसे ज्यादा विरोध पूरे देश में नीतीश कुमार ने किया प्रवासी मजदूरों को राज्य में वापसी के संदर्भ में। तो ये क्या मतलब है? और जब वापस होने लगे तो ट्रेन किराया पर क्या क्या राजनीति हुई आप देखें। और लौटने के बाद नीतीश कुमार ने कहा था कि हम ट्रेन का भाड़ा भी देंगे, ऊपर से 500 रुपया भी देंगे, क्वारंटाइन कराएंगे, खाना पीना देंगे। तो उन मजदूरों का, और अब तो बात अभी चल रही है रोजगार की, चूंकि चुनाव का टाइम है ना बिहार में, तो रोजगार की बात उठ रही है। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं आपकी आवाज को, बताएं। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि रोजगार के बारे में अभी रोज जो बयान आ रहा है, एक हम तो सरकार को चुनौती देते हैं कि आज के दिन में आप दिखा दीजिए कि प्रवासी मजदूरों के लिए कौन सा विशेष अरे वही मनरेगा, उस मनरेगा में तो पहले से ही बिहार के मजदूरों की हालत दुर्दशा में दिखाई पड़ रही है। लूट कितना है, भ्रष्टाचार कितना है। 100 दिन का मजदूरी, एक अभी चुनाव को देख करके नरेंद्र मोदी जी बिहार में ही उद्घाटन किया प्रवासी मजदूरों का, जो रोजगार का उनका अभियान है उसको लेकर के 125 दिन का। लेकिन 125 दिन का रोजगार कहाँ है, कहाँ मिला? ये कागजों में, अखबारों में और नेताओं के भाषणों में ही रोजगार है। प्रवासी, हम लोग मजदूर आंदोलन को 45 वर्षों से मजदूर आंदोलन से जुड़े हैं, इसलिए हमको पता है कि बिहार के प्रवासी मजदूरों की स्थिति पहले क्या थी और लौटने के बाद तो देखिए ना, अभी तो रिवर्स माइग्रेशन फिर चल रहा है। हम लोग मांग किया नीतीश कुमार से कि स्टैंडिंग, हम जो मजदूर भेजने वाले राज्य माने जाते हैं, वो हमारे ऊपर जो एक मुहर लगा हुआ है ना, उसको, उस दाग को मिटाना है कि बिहार प्रवासी मजदूर भेजने वाला राज्य नहीं है। बिहार अपने मजदूरों को अपने यहाँ रोजगार देने वाला, रोजगार पैदा करने वाला राज्य है। ये नीतीश कुमार को ना बोलना चाहिए। अब क्या बोलेंगे? अब तो चुनाव के टाइम में बोलते ही हैं, बिल्कुल, हर घर में बिजली देंगे, पहले बोलते थे, अब हर खेत को पानी देंगे। 15 वर्ष में पानी दिए नहीं, लेकिन अब अगला 5 साल मौका मिलेगा तो पानी देंगे। चंद्रप्रकाश सिंह, मेरा आपसे यही सवाल है कि ज्वलंत सवाल है पूरे देश के लिए, जिस बिहार में इतनी सियासी पटकथाएं लिखी जाती हैं, जिन्होंने जेपी के आंदोलन से लेकर आपातकाल तक और आपातकाल से लेकर मंडल कमंडल तक देश में अपनी राजनीति को कहीं मजबूत रखा है, उसी बिहार का मजदूर जब बाहर प्रदेश में रोजगार के लिए नंगे पैर जाता है, भूखे पेट जाता है, रोटी के लिए जाता है, खुद आपने कहा रोटी के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए नहीं जाता, तो वहाँ पर आपको लगता नहीं है कि तमाम जो सियासी जितनी बड़ी बड़ी बुलंदियां उनका अंत हो जाता है? और बिहार में एक बात होनी चाहिए कि बिहार के मजदूर को वही रोजगार मिल जाए और उसको ऐसी दुर्दशा का सामना न करना पड़े। ये कमिटमेंट राजनीतिक दलों का अपने आप से होना चाहिए और कहीं आपके घोषणा पत्र में भी ये बात होनी चाहिए। एकदम मैं आपके बात से 100% नहीं 200% सहमत हूँ। ये करना चाहिए और हम तो मजदूरों का आह्वान करते हैं कि जो चुनावी अपने घोषणा पत्र में ना करें उनको वोट मत दो, और घोषणा करने के बाद उसको लागू ना करें तो उनको धक्का मार के निकाल दो। लेकिन उस विकास के मॉडल पे तो एनडीए चुनाव लड़ रहा है। अच्छा, आप देखिए, आप भी तो सर्वे करते हैं, आप भी तो देखते हैं, आपको भी तो जानकारी है। विकास का मॉडल बिहार में कोई बताएगा तो, कोई दिखाएगा तो। बाढ़ जैसे आता था 1952 से और नीतीश कुमार जी के 15 साल पहले जैसे आता था वैसे ही आ रहा है, कोई कमी नहीं हुई है। आपसे चर्चा जारी रखूंगा। चंद्रप्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल सिन्हा राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनिल सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। जी। चंद्रप्रकाश सिंह, तमाम जो राजनीति होती है, तमाम बातें होती है, मेरा यही कहना है कि घोषणा पत्र में होनी चाहिए वो बातें, और वो कहीं उनको ये कहना चाहिए कि बिहार के लिए तमाम जो एक आप कहीं छत्रप जो शक्तिशाली हैं उनको ये बात कहनी चाहिए। मैं अनिल सिन्हा से जवाब जानना चाहूँगा। अनिल सिन्हा,
चंद्र प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता निखिल आनंद जुड़े हुए थे, उससे पहले उनका फोन कट गया, वो जवाब नहीं दे पाए। मेरा आपसे ये एक सवाल है कि जिस बिहार में एक राजनीति का, जिसे पुरोधा कहा जाता है भारतीय राजनीति का, और ऐतिहासिक काल से लेकर राजनीति वहां परिपक्व रही है, उसी बिहार का मजदूर जब पैदल अन्य राज्यों में जाता है और वहां से भूखों मरते हुए लौट के आता है, पैदल नंगे पैर लौट के आता है, तो फिर सियासी पटकथाएं शर्मिंदा नहीं होती उस समय? तो शर्मिंदा तो उनको होना ही चाहिए, लेकिन ये और जो अभी जो रेजीम है उसने तो नीतीश कुमार जी ने उनको उनकी ये को जरूरतों को और जिस तरह से आने के लिए मना कर रहे थे, और 15 साल में उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि कोई संभावना दिखे, और आगे भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई प्रोग्राम ऐसा दिखता नहीं है कि पलायन रुक जाए। तो इसमें तो ये पहले से चला रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाकी लोग कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि आज का ये मसला नहीं है पलायन। बिहार में पलायन 70-80 सब में चलता रहा, और अब तो और ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए बीजेपी तो कहती है कि जो वर्चुअल रैली में कह रही है कि श्रमिकों को जो पहुंचाने के लिए ट्रेन चलाई थी उससे पूरे बिहार के श्रमिक खुश हैं और उनको कहीं लाभ पहुंचाए सबसे ज्यादा पूरे देश में। अंतिम फेज में भी किया, उसकी बात आपने देख ली, बच्चे किस तरह से लोग मरते हुए आए और खाने पीने का भी इंतजाम नहीं। वो तो बहुत बाद में, पहले तो लोग पैदल चले आए, अब देख रहे हैं उसमें नीतीश कुमार जी ने साफ बता उनको नहीं आना चाहिए, और ये इसके खिलाफ है जो इसका लॉकडाउन का जो गाइडलाइन है, तो लेना नहीं चाहते थे जब बहुत पैसा आया। और इसमें कांग्रेस को मानना चाहिए कि सोनिया गांधी और बाकी लोगों ने इस सवाल को काफी मजबूती से उठाया, और उन्होंने इसको कम से कम एजेंडा है कि लोगों को बाद में उनको मजबूर होना पड़ा। लेकिन वो तो अरविंद सिन्हा, जो ज्वलंत सवाल है वो ये है, जसवंत सिन्हा ने जिस तरह ताल ठोकी है, तमाम कहीं उनका एक तेवर है और कहीं राजनीति में उनका कद है, और जिस तरह लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, और अगर ये जो वोटिंग का फ्लैक्चुरेशन है, कमिटमेंट वोटर बीजेपी के साथ भी है, कमिटमेंट वोटर राजद के साथ भी है, जेडीयू के साथ भी है, लेकिन कमिटमेंट वोटर के अलावा अगर जो फ्लैक्चुरेट वोट है वो कहीं टूट के और कहीं ये जो तीसरा मोर्चा बना है इसकी झोली में जाता है, तो ये परेशानी सबसे ज्यादा किसके लिए देखते हैं आप पूरे बिहार में? ये बात ठीक है कि वहाँ एक वैक्यूम जो है आने वाला, मतलब नीतीश कुमार के खिलाफ लहर तो नहीं कह सकते अभी, उनके खिलाफ जो ये है मतलब है, और उसके लिए अभी तक आरजेडी और कांग्रेस तैयार नहीं हो पाई। लेकिन चंद्र प्रकाश सिंह, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो अब चल रहा है, कहीं सियासी जो घमासान है और जो फ्लैक्चुरेट वोट कहीं टूटेगा नीतीश कुमार से और कहीं आपके पाले में नहीं आया, और अगर यशवंत सिन्हा के पाले में चला गया, तो फिर ये परेशानी किस किस के लिए ज्यादा है? नहीं, आप देखिए जो बोल रहे हैं बात ठीक है। मैं एक ही बात आपको कहूंगा कि बिहार में जो इस बार चुनाव होगा ना, चुनाव होगा तो ये एंटी नीतीश कुमार वोट पोलराइज्ड होगा, एक जगह होगा, और ये नीतीश कुमार के खिलाफ ही मैंडेट इस बार बिहार की जनता देगी। इसलिए इसमें कोई बिखराव नहीं होगा। ये अभी बातें होती रहेंगी, बातें चलती रहेंगी, बहुत सारे उथल पुथल होंगे, बहुत सारे लोग आरजेडी से जेडीयू में जाएंगे, जेडीयू से कांग्रेस में आएंगे, आरजेडी में जाएंगे, ये सब चलता रहेगा। लेकिन इस बार वोट एंटी नीतीश कुमार बिहार में पोलराइज होगा, और यही रिजल्ट आएगा। अब वो महागठबंधन में कितने लोग आएंगे, कौन लोग आएंगे, ये सब अभी थोड़ा और एक्सरसाइज होगा, इसमें चलेगा। ये राजनीतिक में ये पॉलिटिकली जो ये सब चलता है अपने देश में चलते ही रहता है, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन महागठबंधन से जो अब उम्मीदें हैं वोटर की, बिहार के लोगों की, कि अब एक कमिटमेंट उनको मिलना चाहिए कि उनको मजदूरी करने बाहर जाना पड़े, उससे पहले उनकी व्यवस्था हो जाए, या स्थानीय सरकार ये जिम्मेदारी ले कि बिहार का आदमी पूरे देश में कहीं भी हो तो उसके प्रति प्रतिबद्धता उसकी नजर आए। वो प्रतिबद्धता कैसे नजर आएगी, और कहीं घोषणा पत्र में भी इसका ख्याल रखा जाना चाहिए? नहीं, देखिए हम लोगों के तरफ से आपने अभी अनिल सिन्हा जी बोल रहे थे बहुत कम
सुनाई पड़ा हमको। लेकिन एक बात उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सोनिया जी ने और लोगों ने इस मामले को, प्रवासी मजदूरों के मामले को उठाया, तब जाके नरेंद्र मोदी और अन्य जो सरकारें थी उनको लगा कि साहब ये हम लोग संकट में पड़ जाएंगे, तब कुछ ना कुछ चला। नहीं तो ये लोग तो मारने का ही साजिश कर चुके थे, जो जहां था वही मार देते। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हम जो विपक्षी दल है अभी बिहार में, वो कमिटमेंट क्या, हम तो अभी उसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कमिटमेंट कर रहे हैं, लेकिन इनके कमिटमेंट पर कोई भरोसा अब करेगा नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर प्रवासी मजदूरों को ये लॉकडाउन और कोविड-19 में भुगतना पड़ा है, तो उसके हीरो ऊपर में मोदी और नीचे में नीतीश कुमार हैं। ये दो आदमी ही हैं बिहार में। हम लोग बिहार में तो नीतीश कुमार ने कमाल ही कर दिया, प्रवासी मजदूरों का इंटर्नशिप बंद कर दिया था। तो इनके आश्वासन पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते और राज्य की जनता भरोसा नहीं करेगी। और वो सप्तऋषि अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है, वहाँ बिहार में बूथ पर जाकर 7 लोगों को भेजा जा रहा है और वर्चुअल रैली कर रही है बीजेपी, और कहीं अपनी उपलब्धियों के आंकड़े गिना रही है। तो उसमें आपके पास कहने के लिए कुछ होना चाहिए। उन्होंने सत्ता में, सुन लीजिए चंद्र प्रकाश सिंह, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए पहले। उन्होंने सत्ता में रहते हुए इतनी तैयारी शुरू कर दी है, आप बैठे हुए अभी बात कर रहे हैं, और आपके पास कोई महागठबंधन का एजेंडा नहीं है कि उस एजेंडे को लेके सामने उतरे। आपके पास तो पूरा मौका है, उतर जाना चाहिए मैदान में आपको। आपको मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि आप देखेंगे कितना भी मतलब उठापटक होगा, उथल पुथल होगा, लेकिन महागठबंधन का एक नया स्वरूप मजबूती के साथ चुनाव के पहले आप देखेंगे। मैं आपको एकदम आश्वस्त करता हूँ, ये होने वाला है। तो कहीं ये आपका ही तो पैंतरा नहीं है? कहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने समझाया यशवंत सिन्हा को कि इस बार राजनीतिक शुचिता की बात करके और कहीं महागठबंधन में सम्मिलित हुआ जाए, अपने कद को साबित किया जाए कहीं? सुनिए ना, कोई कुछ भी कर ले, ऐसा नहीं होता है कि कोई ये गठबंधन में आपस में इतने दिनों से लोग बात कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, और कोई एक आदमी, देखिए कोई जयप्रकाश नारायण पैदा नहीं हो रहा है। ये जसवंत सिन्हा जी तो बीजेपी से लेकर के कई जगह मंत्री पद सुशोभित कर चुके हैं। तो दिक्कत हमारे राज्य में क्या होता है ना कि रिटायरमेंट के बाद लोग वो बायोग्राफी लिखना शुरू करते हैं, या फिर उसके बाद जनता की सेवा का मन में विचार आने लगता है। तो वो सब चलता रहेगा, वो सब लोग करें, हम लोग सबका स्वागत करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी इस बार बिहार की जनता का टारगेट है, और एंटी नीतीश कुमार लहर है राज्य में, अंडर करंट है। और ये चुनाव के बाद जब मतदान की गिनती होगी ना, तब आपको पता चलेगा। तो राजद भी कह रही है कि राजद इस बार स्पष्ट चुनाव जीत रही है। आप कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस जीत रही है, राजद कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो फिर जीत कौन रहा है? ऐसा कोई नहीं कह रहा है। नहीं, ऐसा कांग्रेस नहीं कह रही कि हम जीत रहे हैं। आपने कहा अभी शुरुआती हमारी बातचीत थी, उसमें आपने कहा कि कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ ले तो जीत जाए बिहार में। अरे नहीं, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की, हमारे जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, उसकी मांग है कि कांग्रेस को अगर गठबंधन सूट नहीं करता हो तो अकेले भी मैदान में आना चाहिए। ये बात है। हमने अभी कांग्रेस का ऐसा कोई निर्णय नहीं है। चंद्र प्रकाश सिंह, आप परिपक्व राजनेता हैं, आप बहुत सालों से राजनीति में हैं, आपको पता है कि आपके इस तेवर के कारण नीतीश कुमार महागठबंधन से गए और सरकार बना के बैठे। उतनी सीटें आपके पास भी हैं, अगर राजद की सीटें, कांग्रेस की सीटें और सब जोड़ ली जाएं, लेकिन महागठबंधन से अलग होना पड़ा। अब आपको लगता है कि महागठबंधन को एकीकृत करने के लिए जो एजेंडा आ जाना चाहिए बिहार में, उसकी जरूरत है, वो अभी तक नहीं आ पाया है? आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये जरूरत है, ये आ जाना चाहिए। जो भी है वो विलंब हो रहा है, और हमको लगता है कि मांझी जी ने भी 25 तारीख का डेडलाइन दिया था, इसलिए 2-4 दिन में मुझको लगता है कि ये जल्द ही अब तय होने वाला है। बिल्कुल। अनिल सिन्हा, आपसे सवाल लेना चाहेंगे। यशवंत सिन्हा ने जो ताल ठोकी है और जो पुराने चेहरे मोहरों के साथ कहीं एक टीम तैयार की है, ये टीम जो बिहार तैयार की है, ये कितना दम ठोक पाएगी इस बार चुनाव में? बिल्कुल। अनिल सिन्हा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ANB न्यूज़ से जुड़ने के लिए। चंद्र प्रकाश सिंह, आपसे ये सवाल मैं लेना चाहूँगा कि बिहार में बहुत सारी स्थिति बिहार के लोगों ने देखी, सियासी जो एक समीकरण थे, तमाम चीज़ों को देखा है, और बिहार का आदमी कहीं एक बात कह रहा है अब इस समय
कि एक ऐसी सरकार उनको चाहिए जो उनकी सुरक्षा की गारंटी उनको देती हो और उनके कहीं रोजगार की गारंटी उनको देती हो। और तमाम सियासत बिहार ने देख ली, 250 सालों से 500 सालों से सियासत देख ली, तो वो ये चाहते हैं कि उनको एक ऐसा परिपक्व सरकार मिले जो उनकी सुरक्षा करे और सियासी वादे इरादे ना हो लेकिन उनकी सुरक्षा मुहैया हो। तो वो कैसे हो पाएगा? महागठबंधन के पास एजेंडा नहीं है और बीजेपी ने और एनडीए ने अपना एजेंडा घोषित कर दिया है। आप क्या कह के लोगों के पास जाएंगे या लोग आपको क्यों चुनेंगे? मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, पहली बात तो है कि हम लोग का जो एजेंडा है, चुनावी घोषणा पत्र है, वो सब समय पर आ जाएगा और लोग पहले भी या तो आरजेडी का या कांग्रेस का या लोग का कार्यकाल अपने अपने समय में सभी लोगों का कार्यकाल रहा है, सभी लोगों ने सभी लोग शासन में रहे हैं। तो जनता अब आजकल जो अभी 15 वर्ष से लोग हैं, तो ये नौजवानों का जो टोली है, एक जो 25-30 बरस से ऊपर के और आसपास के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी का ही शासन देखा है, उसके पहले का शासन का अनुभव उनको नहीं है। तो ये लोगों का भी मोह भंग हो चुका है। पहले के लोगों ने तो देखा था, लेकिन ये जो यूथ थे जो मोदी को आगे बढ़ चढ़ करके जिन लोगों ने दिया था, ये भी बिहार में इन लोगों का शासन देख चुके हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि जहां तक आप कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा के साथ आए हैं, अरे ये जो एजेंडा के साथ आए हैं ना, वो एजेंडा ऑलरेडी इसके पहले भी इनके चुनावी एजेंडा में रहा है और ये बात बोलते रहे हैं। लेकिन इनका एजेंडा में जो पिछले साल का जो चुनावी एजेंडा था, उसी एजेंडा को क्यों नहीं बताते हैं? जनता वो पूछेगी कि पिछले बार का जो आपका चुनावी एजेंडा था, जरा उसमें बताइए आपने कितना पूरा किया, कितना रोजगार दिया, कितने उद्योग आए। तो ये तो बताना चाहिए ना, कितना डेवलपमेंट में क्या मॉडल, क्या बिहार का एक मॉडल बताइए ना। जो मॉडल शिक्षा में कहाँ है आप, स्वास्थ्य में कहाँ है आप? तो ये कहने से केवल नहीं होगा, बाढ़ सुखाड़ सब हम लोगों को झेलना ही पड़ रहा है। बिहार में कोई परिस्थिति बदली नहीं है, कोई नीतीश कुमार ने ऐसा मॉडल नहीं खड़ा कर दिया है जो बिहार के लोग अभिमान के साथ, स्वाभिमान के साथ कह सकें कि नहीं साहब, ये बिहार की उपलब्धि है, ये बिहार की देन है। सुशासन बाबू कहा जाता है उनको, बीजेपी। अब सुशासन बाबू तो एक नाम पड़ जाता है ना, नाम वो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आंख का अंधा नाम नयन सुख रहता है, तो कैसे कोई बोल देगा कि नहीं साहब, नाम जो है नाम वही बोला जाएगा। तो ये नाम है सुशासन बाबू। अब सुशासन बाबू हैं कि कुशासन बाबू हैं तो वही जाने। और जातीय आधार कितना हावी रहेगा इस बार बिहार में? देखिए, जातीय जो है ना, वो प्रभाव तो रहता है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, वो रहता है। लेकिन वो उसके साथ साथ जो लोग दुखी हुए हैं ना, लोगों की जो तकलीफ बढ़ी है, तो उसमें जात का भी जो आधार है, खास करके एंटी नीतीश कुमार, वो जरूर टूटेगा इस बार, वो जरूर टूटेगा। उसमें जो सत्तारूढ़ दल है ना, उनको जातीय आधार पर जो वोट पिछले बार मिला था, उसमें सेंध लगेगा, उसमें इस बार उनको कमी होगी, ये आप पक्का जान लीजिए। तो वो जो फ्लैक्चुएट वोट है, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, पहले भी मैंने सवाल किया था, वो जो फ्लैक्चुएट वोट है, आपको कितनी उम्मीद है कि वो आपके पास आ जाएगा और क्यों आ जाएगा? आपके पास ऐसी क्या खासियत है कि वो आपकी ओर आकर्षित हो या आपकी गोद में आए? नहीं, देखिए ना, मेरे पास खासियत नहीं है, इस देश में राजनीति में ये खासियत है। मेरे पास खासियत नहीं, इस देश में राजनीति में ये खासियत है। नरेंद्र मोदी पहली बार जब आए, इतना बहुमत मिल गया, तो कौन सा इनका कोई ये था। लेकिन वो खासियत है ना कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं देना है तो बीजेपी को देना है, तो अगर एनडीए को वोट नहीं देना है तो स्वाभाविक रूप से यूपीए को ही लोग चुनेंगे, और क्या करेंगे, कोई विकल्प थोड़े है। तो आपको लगता है कि इस बार बिहार में आपकी पारी शुरू होने वाली है और आपके लिए लोग आकर्षित हैं और आपके लिए लोग चिंतित हैं कि इस बार महागठबंधन के साथ जाना है और नीतीश कुमार ने और आपको ये भी लगता है कि जो नीतीश कुमार से वोट टूटा है वो भी आपके साथ आ जाएगा? मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि 100%, चाहे जितना जोर लगा लें मोदी जी, नीतीश कुमार, इस बार बिहार में इनकी सरकार वापस आने वाली नहीं है। लेकिन फिर महागठबंधन में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चंद्र प्रकाश सिंह? नहीं, ये मैं अभी कुछ इस पर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव तो चुनाव के बाद भी हो सकता है ना। कोई जरूरी थोड़े है कि हम मुख्यमंत्री का चेहरा लेकर के ही राजनीति में चुनाव में जाएंगे। ऐसा मुख्यमंत्री का विवाद था तभी तो ये टूटा, और राजा पहले महागठबंधन। आप बताइए ना,
मैं दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं जहां एनडीए का कोई चेहरा नहीं रहते हुए भी चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं रख करके भी चुनाव लड़ा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लोग भी लड़ते रहे थे, दूसरे पर क्यों टिप्पणी करते हैं ऐसी? ठीक है चंद्र प्रकाश सिंह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। बिहार में सियासी घमासान जारी है और जिस तरह यशवंत सिन्हा ने ताल ठोक दी है, अब बिहार के फ्लैक्चुरेट वोटर के लिए एक सहारा है कि यशवंत सिन्हा के पास जा सकते हैं, लेकिन अभी चुनाव के बाद पता चलेगा कितना वोटर यशवंत सिन्हा के पास आता है। आप रखिए कोरोना से अपना ख्याल और देखते रहिए एएनबी न्यूज।